रात के करीब 11 बजे आदित्य विला में पहुंचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सीधे दिव्या पर जाती है। दिव्या तो उसी का इंतज़ार कर रही थी। आदित्य दिव्या से नज़र हटाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में आदित्य फ्रेश होकर सीधे दिव्या के पास जाकर बैठ जाता है। अब दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं और आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर आदित्य के बालों को साइड करता है और उसकी गर्दन को देखने लगता है। दवाइयों के असर से अब तक चोट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। चोटों को देखकर आदित्य दिव्या को देखने लगता है, जो कि आंखें बंद करके बैठी हुई थी। आदित्य बिना कुछ बोले वहां से उठकर साइड में जाकर लेट जाता है। दिव्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। दिव्या के मन में एक अजीब सा डर पैदा होती है, शायद दूरियों का डर हो। दिव्या बहुत देर तक आदित्य को देखती रहती है और खुद भी लेट जाती है। कुछ ही देर में दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते। अगली सुबह जब दिव्या की आंखें खुलती है तो वह देखती है न बेड पर कोई था और न पूरे कमरे में। दिव्या वॉशरूम जाकर रेडी होती है और नीचे चली जाती है। दिव्या अनुज को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में अनुज अपने जूते के लेस बांधते हुए फ़ोन पर कहता है, हाँ यार बस अभी निकल रहा हूँ। इतना बोलते ही कॉल कट करके रख देता है। अनुज पूरी तरह से रेडी होकर सर ऊपर करता है कि उसकी नज़र दिव्या पर पड़ती है। अनुज उठते हुए, क्या हुआ है भाभी? दिव्या, आप कहीं जा रहे हैं? अनुज तुरंत कहता है, हाँ दोस्तों ने बुलाया है तो हम उनके साथ जा रहे हैं। दिव्या काफ़ी नर्वी से कहती है, ओह अच्छा ठीक है। दिव्या को देखते हुए अनुज सवाल करता है, भाभी आपको कहीं जाना था? दिव्या, हाँ वो हमें मंदिर जाना था। अनुज अपना फ़ोन को उठाकर, ठीक है फिर मैं अपने दोस्तों को मना कर देता हूँ। दिव्या हैरानी से अनुज को देखती है, फिर जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीन कर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, हम मंदिर चले जाएंगे। अनुज कंफर्म करते हुए पूछता है, आर यू श्योर भाभी? दिव्या हाँ में सिर हिला देती है तो अनुज अपना फ़ोन लेता है और दिव्या को साइड हक करके बाय बोलकर चला जाता है। दिव्या भी विला से निकलती है। उसी वक्त आदित्य भी विला से निकलता है। आदित्य को देखकर दिव्या को एक हिम्मत मिल जाती है, लेकिन आदित्य काफ़ी तेज कदमों से बाहर आकर सीधे कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही कार जाने लगती है। दिव्या की उम्मीद पल भर में टूट जाती है। आदित्य, जो बाहर आते समय दिव्या को देखा ही नहीं था, वह अचानक से मिरर पर देखता है। आदित्य ड्राइवर को पीछे करने के लिए ऑर्डर करता है तो कार सीधे दिव्या के सामने रुक जाती है। यह देखकर दिव्या थोड़ा सा चौंक जाती है। आदित्य ग्लास को नीचे करके दिव्या को देखकर पूछता है, तुम्हें कहीं जाना है? दिव्या हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य उसे बैठने के लिए कहता है। दिव्या कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। बहुत देर की चुप्पी के बाद
आदित्य दिव्या को देखकर पूछता है, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा है ना? दिव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, हो रहा है। इतना बोलकर दिव्या नजरें फेर लेती है। आदित्य थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिव्या के बालों को हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, दिव्या उसे रोक देती है और थोड़ा सा खसक कर दूर बैठ जाती है। आदित्य समझ जाता है कि दिव्या किसी बात से उससे नाराज है। कार में उन दोनों के अलावा रोकी और ड्राइवर भी थे, इसलिए आदित्य को यह समझ नहीं लगता कि दिव्या से पूछने का आखिर वह नाराज क्यों है। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है तो वहीं दिव्या खिड़की के बाहर खूबसूरत नज़ारों को देखने में पूरी तरह से बिजी थी। मंदिर आते ही कार रुकती है। दिव्या बिन कुछ बोले कार से निकलकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चली जाती है। आदित्य दिव्या को तब तक देखता है जब तक कि वह उनके नज़ारों से ओझल नहीं हो जाती। दिव्या के न दिखते ही आदित्य बोलता है, मंदिर के चारों ओर बॉडीगार्ड लगा दो। आगे जो रॉकी बैठा हुआ था वह तुरंत फ़ोन उठाकर ऑर्डर देता है। कुछ ही वक्त में आदित्य की कार वहां से चली जाती है और बहुत सारी बॉडीगार्ड्स की कार एक साथ रुकती है। सब मंदिर को चारों ओर से घेर लेते हैं। दिव्या पंडित जी को पूजा का थाल देती है। पंडित जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आज किसके नाम की पूजा करवानी है? दिव्या तुरंत कहती है, जी अर्जुन के नाम पर। पंडित जी पूजा के थाल को अंदर ले जाते हैं और दिव्या वहाँ हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़ी हो जाती है। वहीं उसके पीछे खड़ी प्रीत उसे नफरत से देख रही थी। उसने दिव्या का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसे पीछे से देखकर ही समझ आ जाता है कि यह अर्जुन के परिवार में से तो कोई नहीं हो सकती। तो जाहिर सी है कि यह अर्जुन की वाइफ ही है। प्रीत ने दिव्या और पंडित जी की भी बात सुन ली थी। कुछ ही देर में पूजा करके पंडित जी दिव्या को थाल पकड़ा देते हैं। दिव्या थाल लेकर पीछे मुड़ती है तो उसकी नज़र सीधे प्रीत पर पड़ती है। प्रीत ने इस वक्त सफ़ेद रंग की अनारकली सूट पहनी थी। प्रीत मेकअप नहीं करती थी, बिल्कुल दिव्या की तरह। प्रीत की आंखें ऐसी थीं कि कोई भी उसे देख ले तो उसी में ही खो जाए। प्रीत दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहीं प्रीत की नज़र जैसे ही दिव्या पर पड़ती है तो वह उसी में ही खो जाती है। दिव्या पीले रंग की साड़ी में फूल की तरह एकदम खिल रही थी। दिव्या प्रीत से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मांग में भरा सिंदूर से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिव्या अपने कदम बढ़ाते हुए प्रीत के साइड से निकल जाती है। उसके जाते ही प्रीत नफरत से कहती है, तो इसने अर्जुन को अपनी खूबसूरती से रिझाकर मुझसे अलग कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, आज के बाद यह अपना खूबसूरत चेहरा देख नहीं पाएगी और ना ही किसी को दिखा पाएगी। इतना बोलकर प्रीत किसी को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, कुछ घंटे में वह हमारे कब्जे में होनी चाहिए। प्रीत को कॉल को कट कर देती है और कहती है, अब मैं देखती हूँ अर्जुन को मुझसे कौन छीनता है। रास्ते का कांटा तो कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। इतना बोलते हुए
प्रीत मुस्कुराते हुए मंदिर में पूजा करवाने के लिए चली जाती है। दिव्या हर बार की तरह पूजा करने के बाद बेंच में बैठी पहाड़ियों की खूबसूरत को नज़ारों को देखने में व्यस्त थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। दिव्या फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर देखती है तो उसकी धड़कन एकाएक बढ़ जाती है। दिव्या के फ़ोन पर आदित्य का नाम फ्लैश हो रहा था। दिव्या कॉल को रिसीव करने ही वाली होती है कि उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वह आदित्य के कॉल को इग्नोर करते हुए साइड में रख देती है। आदित्य 6 से 7 बार कॉल करता है, लेकिन दिव्या कॉल को रिसीव ही नहीं करती। कुछ पल में दिव्या का फ़ोन रिंग करना बंद हो जाता है। दिव्या फिर एक बार पहाड़ियों की खूबसूरत नज़ारों में खो सी जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड दिव्या की तरफ फ़ोन बढ़ाता है और कहता है, मैम, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। दिव्या नाराज़गी से कहती है, उन्हें कह दीजिए हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें अब किसी से बात करने का मन नहीं है। बॉडीगार्ड तो डर से पसीने ही छूटने लगती हैं। वह फ़ोन को लेकर स्क्रीन को देखता है तो कॉल कट चुका था। यह देखकर बॉडीगार्ड राहत की सांस लेता है और वहाँ से चला जाता है। दिव्या आंखें बंद करके चेयर से टेक लगाकर बैठ जाती है। इधर प्रीत के फ़ोन पर कॉल आता है। वह तुरंत कॉल को रिसीव करके कहती है, क्या हुआ है? उधर से आवाज़ आती है, सॉरी मैम, लेकिन उन्हें किडनैप करना बहुत ही मुश्किल है। मंदिर के चारों तरफ सिंघानियास के बॉडीगार्ड हैं। आदित्य सिंघानिया ने फुल सेफ्टी की हुई है। प्रीत गुस्से से कॉल को कट करती है और कहती, ये आदित्य सिंघानिया हर बार मेरे रास्ते में आता रहता है। इसे बहुत फिक्र है अपनी भाभी की। कोई बात नहीं, कब तक ये मुझसे बच पाएगी। इसे मरना तो मेरे ही हाथों से है। प्रीत अब मंदिर से निकल जाती है। वह हर तरफ नज़र डालती है तो सच में आदित्य ने बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी करके रखी थी। प्रीत चिढ़ते हुए कहती है, सिक्योरिटी तो ऐसे करके रखी है कि कोई सेलिब्रिटी मंदिर में आया हो। यह आदित्य सिंघानिया एक मौत तक नहीं देता है दुश्मनों को। मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है। एक तो उसकी खड़ूस दादी और एक ये खड़ूस पोता। इन दोनों की वजह से मैं आज तक अर्जुन से बात तक नहीं कर पाई। प्रीत अब कार की सीट पर टेक कर अपनी आँखों को बंद कर उस पल को याद करती है जब उन्होंने तरुणा देवी से प्रीत के रिश्ते के लिए बात की थी। जब एक कमरे में तरुणा देवी किसी रानी की तरह बैठी हुई थीं, उसके सामने प्रीत के पिता शंकर राठौर और प्रीत के दादाजी लय सिंह राठौर बैठे हुए थे। लय सिंह राठौर बहुत नरमी से कहते हैं, देखिए, हमारे परिवार के बीच जो दुश्मनी है उसकी जड़ तो खत्म हो चुकी है। तो ये दुश्मनी किस बात की है? हम चाहते हैं कि हम हमारी दुश्मनी को छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। तरुणा देवी काफ़ी फीकी मुस्कान लिए कहती हैं, रिश्ते तोड़ने वाले रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी प्रीत तुरंत कहती है, दादी आप। वह इतना ही बोलती है कि तरुणा देवी तेज से चिल्लाते हुए कहती है, दादी आप। वह इतना ही बोलती है कि तरुणा देवी चिल्लाती हैं, दादी, मैं बस अपने पोते पोतियों के लिए हूँ दादी,
किसी अनजान के लिए नहीं। तो आइंदा से याद रखना। प्रीत बिल्कुल चुप हो जाती है। लय सिंह राठौर फिर कहती हैं, देखिए, हमें पता है कि हमारे परिवार ने जो आपके परिवार के साथ किया है वह बिल्कुल गलत है, लेकिन अब हम होने को तो नहीं टाल सकते। जो होना था सो हो गया है। अतीत को भुलाकर आगे की सोचें तो बेहतर होगा। तरुणा देवी सख्ती से कहती हैं, हम आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर अपने दर्द को वापस बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहेंगे। हम लोगों के परिवार के साथ जो आपके परिवार ने नीच हरकत की उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही भूलना चाहते हैं। आज आपके परिवार की वजह से हमारा परिवार अधूरा है, जो किसी वक्त पूरा हुआ करता था। इस बार शंकर राठौर जी कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे पापा की क्या गलती है? जिसने गलती की है उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। अब आप हमें गुनाहगार ठहराकर क्या साबित करना चाहती हैं? तरुणा देवी, गलती किसी की भी हो, खून तो एक ही है। कब आप अपनी गद्दारी दिखा दें इसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं। लय सिंह राठौर गुस्से से चिल्ला उठते हैं। तरुणा देवी भी अब अपनी जगह से उठकर बोलती हैं, चिल्लाइए मत, ये आपका नहीं हमारा राज है। प्रीत अपने दादाजी को शांत कराते हुए कहती है, दादाजी प्लीज़ शांत हो जाइए। लय सिंह राठौर गुस्से से कहते हैं, हम इतने देर से शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी कहेंगी हम सुन लेंगे। तरुणा देवी, हमने भी नहीं कहा हमारी बातों को आप सुने, इसलिए कह रहे हैं अभी इसी वक्त चले जाइए अपने बेटे और पोती को लेकर और समझा दीजिए अपनी पोती को कि अर्जुन इस जन्म में तो उसे कभी नहीं मिल सके, तो उसका पीछा करना या उन्हें पाने का खौफ छोड़ दे। जैसे ही ये प्रीत सुनती है गुस्से से बौखला जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे अर्जुन से अलग नहीं कर सकती। सुना आपने, मैं अर्जुन की होकर रहूँगी और अर्जुन मेरे। इस जन्म में क्या, हर जन्म में अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकती। तरुणा देवी भी गुस्से से कहती हैं, अर्जुन क्या, आपको हम अर्जुन की परछाई तक को देखने नहीं देंगे। उन्हें अपना बनाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रीत कहती है, हम भी देखते हैं आप हमसे अर्जुन को कैसे दूर कर सकती हैं। अर्जुन सिर्फ हमारे हैं और जो हमारा होता है वह हमेशा हमारे पास रहता है। तरुणा देवी, अर्जुन आपके न थे, न ही हैं और न ही हम कभी उन्हें आपका होने देंगे। अर्जुन वही करेंगे जो कि हम चाहेंगे। अगर आप कहेंगे तो वह आपको देखेंगे भी नहीं, और वैसे भी हमें नहीं लगता उन्होंने आपको देखा भी होगा, और अब तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी उन्हें आपको देखने भी देंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप अर्जुन से दूर रहें। इतना बोलते ही तरुणा देवी वहाँ से चली जाती हैं। प्रीत गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेती। लय सिंह राठौर और शंकर राठौर तो लाचारी से अपनी पोती को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तरुणा देवी जो कहती हैं वह करके रहती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि अर्जुन कभी प्रीत की नज़र में नहीं आएगा, इसका मतलब यही है कि वह प्रीत को कभी नहीं देखेगा। उस वक्त के बाद ऐसा हुआ
कि प्रीत हर वक्त सिंघानिया बिला के आगे पीछे घूमती रहती, लेकिन उसे अर्जुन की एक झलक तक नहीं दिखी। इस वजह से प्रीत गुस्से से पागल हो गई। न ढंग से सोती न खाती। उसकी हालत को देखकर लय सिंह राठौर को बहुत ही ज्यादा बुरा के साथ साथ गुस्सा भी आया। उन्होंने सिंघानिया बिला में हमले के बारे में सोचा भी था, लेकिन प्रीत ने मना कर दिया। वह इस वजह से दुश्मनी को फिर से बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह खुद को शांत करने लगी। फिर उसने सिंघानिया बिला की तरफ जाना ही छोड़ दिया। सब एकदम शांत चल रहा था, लेकिन जब प्रीत को पता चल गया कि तरुणा देवी ने अर्जुन की शादी तय कर दी है, तो वह खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। वह अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने हमले की तैयारी करने की सोची। प्रीत ये सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे दिव्या का चेहरा याद आ जाता है। दिव्या का चेहरा दिखते ही प्रीत गुस्से से मुट्ठियां कस लेती है। अब तो प्रीत दिव्या को अर्जुन की बाहों में इमेजिन करने लगती है, उसे गले लगाते हुए, उन्हें ओठों में ओठों को रखकर चूमते हुए, उन्हें एक ही बिस्तर पर सोते हुए। ये सब सोचते हुए तो प्रीत गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाती है। उसका मन करता है कि वह तुरंत अभी दिव्या को अपने हाथों से बेरहमी से मौत के घाट उतार दे, लेकिन वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। बस वह ये सब सोच ही सकती थी। वहीं दिव्या काफी देर तक अपने अकेलेपन को गुजारने के बाद मंदिर से निकल जाती है। दिव्या के साथ साथ ही चारों तरफ फैले बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं आदित्य का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार दिव्या की नाराजगी याद आ रही थी, लेकिन आदित्य अब भी समझ नहीं पाया कि आखिर दिव्या के नाराज होने की वजह क्या है। क्या यह हो सकता है कि उसने जो दिव्या के साथ वाइड बिहेव किया था, उसकी वजह से जो दिव्या को दर्द हुआ था, कहीं दिव्या इस वजह से तो नहीं नाराज है। लेकिन जो भी हो, नाराजगी का कारण तो दिव्या ही बता सकती थी। इसलिए आदित्य अपने सिर को झटक कर ऑफिस के कामों में ही लग जाता है।